चलिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का जनरल एंट्री पार्ट 1 नहीं होगा। इसमें लेवल 1 के क्वेश्चंस हमने करने हैं। लेवल 1 के मतलब समझते हैं। और जनरल एंट्री के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं जनरल एंट्री का। ठीक, मैंने आपको जनरल एंट्री कराने से पहले मैंने कहा था कि पहले एक बैलेंस शीट छोटा सा पढ़ लीजिए। एक बैलेंस शीट मैंने प्रिपेयर कराया था जिसमें लायबिलिटी साइड में आपका कैपिटल था, फिर सारे के सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व थे, जिसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस था, रिजर्व फंड था, जनरल रिजर्व था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व था। ठीक है, फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट था। मैंने कहा था कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नेम देख के आप इसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व मत मानिएगा, बिकॉज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज सेटअप थ्रू लीगल प्रोसीजर या सेटअप अंडर द एक्ट 1952, तो इसलिए ये लीगल लाइबिलिटी है और इसे कभी भी आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ट्रीट नहीं करेंगे। अच्छा, फिर क्या था बेटा? फिर था क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम, ये सारे के सारे लाइबिलिटी थे। ठीक, फिर एसेट में आए थे तो गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स में से प्रोविजन माइनस किया, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एंड एक्रूड इनकम। फिर उसके बाद कुछ फिक्टिशियस एसेट थे, फिर कैश और बैंक था। आप देखिए, पहले मैंने नॉर्मल एसेट की एंट्रीज की थी, फिर उस एंट्रीज को सोल्ड करने की एंट्री करी थी। एक बार रिवाइज करा दीजिए। फर्स्ट एंट्री क्या था बेटा? सर सामने देख के बोलिए ना, सामने देख के बोलिए। एसेट को कहाँ ट्रांसफर किया था हमने? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो क्या एंट्री करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। ठीक, एसेट के डिफरेंट नेम हो जाएंगे, वो आपकी इच्छा है। तो एंट्री क्या बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। अब अगर हम उस एसेट को सोल्ड कर दें, चूंकि हम उसको ट्रांसफर कर चुके हैं कहाँ पे? रियलाइजेशन अकाउंट में, तो एसेट का अपना जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो चुका है। तो व्हेन एसेट सोल्ड, तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब मान लो बाय द वे अगर एसेट कौन ले लेता है? पार्टनर्स। तो फिर क्या एंट्री करेंगे बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक, फिर व्हेन फिक्टिशियस एसेट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, जितने भी फिक्टिशियस होते हैं, दो चीज़ें याद रखिएगा यहाँ पे, एक फिक्टिशियस और एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। ये दोनों चीज़ें ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होती हैं। तो अगर आप फिक्टिशियस एसेट को ट्रांसफ़र करते हो तो फिक्टिशियस एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। जब आप उसको ट्रांसफ़र करते हो तो क्या बन जाता है बेटा? क्रेडिट बन जाता है। तो एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट अकाउंट। ठीक है, कॉन्टिजेंसीज फंड आपका वो भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स होते हैं और वो आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक, बशर्ते कि कोई भी लाइबिलिटी उसके अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। ये मेरी बात आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कनेक्ट कर पाएंगे? कुछ देर बाद हम 4 एग्जाम्पल्स लेके आए हैं जिसमें हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, अच्छा, कल नहीं आए थे ना? वीडियो देखा? आया है कि नहीं आया है? आया। व्हेन प्रोविजन रिलेटेड टू एसेट ट्रांसफर इन रियलाइजेशन अकाउंट, अगर एसेट से रिलेटेड कोई प्रोविजन है तो आप ट्रांसफर कर दोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक, फिर बेटा यहाँ पे अपन लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं। व्हेन लाइबिलिटी ट्रांसफर इन रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक, तो लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट।
जब लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करते हैं, इट मीन्स पेड ऑफ करते हैं, तो एंट्री बताइए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मान लो अगर लाइबिलिटी डिस्चार्ज बाय पार्टनर्स, तो वहीं फिर वापस से वही एंट्री बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जितने भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, प्रॉफिट्स, ये सारे के सारे कहाँ चले जाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जिसका बैलेंस डेबिट होगा वो ट्रांसफ़र करते टाइम पे क्या बन जाएगा? क्रेडिट बन जाएगा, और रियलाइजेशन उसके ठीक अगेंस्ट वर्क करेगा। इस चीज़ को याद में रखना। और फिर बेटा अगर लाइबिलिटी से रिलेटेड कोई प्रोविज़न है तो प्रोविज़न ठीक अपोजिट वर्क करता है उसके, बिकॉज प्रोविज़न तो माइनस होता है। तो लाइबिलिटी का प्रोविज़न होगा तो एंट्री क्या बन जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर क्रेडिटर्स। मैं अभी इसको समझाऊंगा। ठीक, एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था। ठीक, अब आज हमें क्या सीखना है? कुछ चीज़ें। ठीक, चले स्टार्ट करिए। हाँ, वो भी आ जाता है, सारे के सारे ऐसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। गुडविल लिख दिया, इंटेंजिबल लिख दिया बस। ठीक, क्वेश्चंस होगा तो उसमें देख लिया जाएगा उसको। चलो, बेटा सबसे पहले आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ लेवल 1 में, वो मैं बात करने जा रहा हूँ बेटा वर्कमैन। लिखिए ज़रा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में। ठीक, तो लेवल 1 में नोट करेंगे, जो बात करने जा रहे हैं वो किस पे करने जा रहे हैं? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब बच्चा कहता ऐसी क्या बात है सर, ऐसी क्या बात है? हमने कहा अच्छा बताओ, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होगा तो क्या एंट्री होगी? सर एक ही चीज़ कितनी बार आप पूछोगे? हमने कहा एक बार और बता दो मुझे। बच्चे कहते हैं ठीक है सर, बता देते हैं। व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन इन द बैलेंस शीट। अभी लिखेंगे नहीं। अब जब मैंने, ए बाबू 2 मिनट रुक जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। थोड़ी सी चीज़ों को आप समझिए पहले। अगर आपका टारगेट है 90+ इन अकाउंटिंग, तो बहुत इजी वे में आप इसको कर सकते हो, बिकॉज जो स्टैंडर्ड टॉपिक थे वो आपके कोर्स से डिलीट हो गए हैं। इट मीन्स एग्जामिनेशन में उससे क्वेश्चंस तो आएगा नहीं। लाइक कैपिटल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम अगर कहीं पे पार्टनरशिप में बच्चे को होती थी तो कैपिटल एडजस्टमेंट में होती थी, उसको हटाई दिया उन्होंने। बड़े अच्छे लोग हैं, ठीक, बड़े अच्छे लोग हैं। तो अगर आपका टारगेट है, और बेटा देखो मैं बताऊं, एक सिंपल सी बात आपको बोल दूं, मैं लिख भी दे रहा हूं कि अगर आपके CBSE एंड ISC में 90% से लेस है तो आप किसी काम के नहीं हो। फिर कुछ देर के लिए हम वो प्रिंसिपल को किनारे रख दें कि रिजल्ट डोंट जज बाय पर्सन बुक कवर, पता नहीं क्या क्या होता है, ठीक है। कुछ देर के लिए अगर उसको हम साइड में रख दें तो रिजल्ट आपके हार्डवर्क का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। तो अगर आपके 90% से लेस देन है तो फिर अपने आप को आप बिल्कुल बेकार समझिए। स्पेशली फॉर ISC बोर्ड के बच्चों के लिए मैं बता दूं आपको, स्पेशली ISC बोर्ड के बच्चों को फिर कोई मतलब नहीं है आपका, ठीक। और फिर आप इलाहाबाद जैसे जगहों पे क्यों रहोगे? 90+ गेन करिए, आप अच्छे जगहों पे एडमिशन लीजिए, बात हुई ख़त्म। लेकिन उसके लिए फिर आपको मेहनत करना होगा।
ठीक। और मतलब सीबीएसई वाले अपने आप को थोड़ा पिछड़ा हुआ नहीं मानेंगे, हैं, उनके पास भी कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत है, ठीक है। चलिए, अब मैं बात क्या कर रहा हूँ, मान लो एक बैलेंस शीट है, मैं बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ। ये बैलेंस शीट है, लायबिलिटी, एसेट, अमाउंट, बैलेंस शीट, ठीक। यहाँ पे मैंने लिख दिया वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000। क्यों इतना गिवन है, इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। तब आप क्या करते हो बेटा, ठीक, तब क्या करते हो, गोली मारो। एग्जाम्पल नंबर 2, छोड़ दो इसको, छोड़ दो। अच्छा, एक सर से हाथ हटा दो, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व क्यों बनाते हैं? हाँ, जैसे कि आप इसको देख रहे हो, अगर इसका नेम ब्रेक करो तो वर्क्समैन प्लस कंपनसेशन प्लस रिजर्व। कंपनसेशन का मतलब कि एक अमाउंट हम पे कर पाएँ जब किसी एम्प्लॉय के साथ कोई कैजुअलिटी हो। अगर हमारे किसी एम्प्लॉय के साथ फ्यूचर में कोई कैजुअलिटी हो तो एक ऐसा रिजर्व बना के रखें, एक ऐसे बॉक्स में पैसा रखें कि वो पैसा विड्रॉ करके उस एम्प्लॉय को दे पाए। अब ये ज़रूरी नहीं कि कैजुअलिटी हो ही, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना, नहीं ज़बरदस्ती हम उसका हाथ पैर तोड़ देंगे, नहीं तुम्हारे साथ कैजुअलिटी नहीं हुई है, होनी चाहिए, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, सर्टेन तो नहीं है। मतलब वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो सर्टेन नहीं है, बना तो दिया है, लेकिन अगर किसी कैजुअलिटी के हैपन होने पे आप उसे यूटिलाइज करेंगे। बोलिए हाँ, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 2 बाद में लिखेंगे, मैं बैलेंस शीट बना दे रहा हूँ अभी। थोड़ा टाइम दीजिएगा, कुछ देर आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं करा क्या रहा हूँ। अभी भी किसी को समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कराने जा रहा हूँ, कुछ देर बाद समझ में आएगा, ठीक है। तो फिर कुछ देर बाद तुमको लगेगा हाँ सर यही क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में था, लेकिन अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो नहीं समझ में आएगा। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000, इसके साथ एक एडिशनल लायबिलिटी, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देते हैं। पॉइंट नंबर 1, लायबिलिटी अगेंस्ट वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व इज 10,000। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 3, फिर एक बैलेंस शीट बनाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, अब तुमको 10% थोड़ा समझ में आया होगा कि मैं लिखना क्या चाहता हूँ, नहीं भी आया होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर मैंने लिखा वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000, ठीक। एडिशनल इंफॉर्मेशन, पॉइंट नंबर 1, लायबिलिटी अगेंस्ट वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व इज ₹6,000। अब जरा सुनो, पहले क्वेश्चन में क्या कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन था? सेकंड में एडिशनल इंफॉर्मेशन कितना था? 10, और ये भी कितना था? 10। बोलो यार, बैलेंस शीट में भी अमाउंट कितना है? नहीं बोल रहे हो? हाँ। एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी कितना है? थर्ड एग्जाम्पल में बैलेंस शीट में कितना है?
10,000 एडिशनल में कितना है, चेंजेस मिला। तो अब फोर्थ में आते हैं, ये यार इसको ऐसे कर लेते, थोड़ा सा शेड्यूल नहीं बन रहा है, इसको 6 कर देते हैं, इसको 10 कर देते हैं, तो अगला तुम कनेक्ट कर पाओगे कि इससे ज़्यादा होगा। या तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं था, या तो इससे कम था, या तो इसके बराबर था, या तो इससे ज़्यादा होगा। आ रही है बात समझ में? आप कनेक्ट कर पा रहे हो? ठीक है, थोड़ी देर बाद सारी बात समझ में आ जाएगी मैं कहना क्या चाहता हूँ। संस्कार आ रही कुछ बात समझ में? वाह, बिना बताया आ रहा है। कितने होशियार बच्चे हो तुम लोग यार, आंखें भर आती है मेरी। ठीक, एडिशनल इन्फॉर्मेशन का पॉइंट नंबर 1। अब क्या लिख दें, लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व ₹15,000 है पॉसिबल? सोच के बताओ तुम लोग। 5th यस कह रहा है, नहीं है, तुम कह रहे हो है, बाद में बात करेंगे, अभी हमारे एग्जांपल्स बचे हुए हैं। आ रहे हैं, आप लोगों से पूछेंगे, परेशान मत होइए, एक बार सारी चीज़ें कंप्लीट कर लें। बस 5 एग्जाम्पल सफिशिएंट हैं मुझे अपने टॉपिक को समझाने के लिए। बेटा सीबीएसई में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार। हो गए, सफिशिएंट है, इसके बाद कुछ बचता नहीं या और कुछ दिमाग में है? मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ होना चाहिए। सारे केस मैंने कंसीडर कर लिए। पहली बात बेटा, वर्क्समैन कंपनसेशन, फर्स्ट पॉइंट आ जाइए। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन इन द बैलेंस शीट। क्या क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन खुद से पुटअप करना है इन एग्जामिनेशन? कब? जब व्हेन वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन इन द बैलेंस शीट, तब आपको फर्स्ट क्वेरी खुद से पूछनी है कि क्या कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है? जवाब क्या होगा? नो सर, फर्स्ट क्वेश्चन में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा ये क्या है बेटा? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। ये किसके एंड्स में जाता है? कभी रियलाइजेशन में कैसा सवाल करता है बेटा? तो कभी भी वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। ये क्या है और ये कहां गया था? ये देखो क्या एंट्री पास किए थे, याद आया? तो लिख सकते हैं यस या नो? तो जब इसे आप ट्रांसफ़र करोगे तो ये क्रेडिट बैलेंस होता है, ये डेबिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट को ट्रांसफ़र करिएगा, अरे यार ये कहाँ आ गया? जब क्रेडिट को ट्रांसफ़र करिएगा तो क्या बन जाएगा? डेबिट। तो एंट्री क्या होगी?
वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने पार्टनर्स होंगे उनको उतने में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। कितना बेटा? 10,000। पहली एंट्री कंप्लीट हो गई। ठीक, कब? जब एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगा तब। क्लियर है? बोलो यार। ठीक, अच्छा बच्चों, सेकेंड पार्ट, when liability arise against worksman compensation reserve, बट ब्रैकेट में क्या लिखोगे? लेस देन। मतलब वर्क्समैन कंपनसेशन कितना है? 10,000। लाइबिलिटी कितनी अराइज हुई है बेटा? 6,000। लाइबिलिटी कितनी अराइज हुई बेटा? 6,000। तब क्या होगा? अब देखो, अब तुम यहां पे रट्टाफिकेशन पे आ गए। वर्क्समैन कंपनसेशन कितने का था? लेकिन उसमें से 6,000 हमारी क्या हो गई? लाइबिलिटी। मतलब मीन्स सुनिएगा मीन्स ₹4,000 is being accumulated reserve। Are you quoting my points? क्या बेटा? यस का तो चेहरा ही बदल गया। मैं क्या कह रहा हूँ नहीं समझे तुम? बेटा मैंने क्या किया था, मैंने फ्यूचर में एक रिज़र्व बनाया था कि मान लीजिए वर्कर्स के एक्सीडेंट पे था, वो रिज़र्व था 10,000 रुपीज़ उसमें हमने डाला था कि अगर मेरे एम्प्लॉय के साथ कोई कैजुअलिटी होगी तो हम उस पैसे को उस एम्प्लॉय को दे देंगे। लेकिन क्या था? ऑन हैपन ऑन सर्टेन कैजुअलिटी, ये कंडीशन थी। पहले केस में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई तो वो रिजर्व का पैसा कौन लेके जाएगा? पार्टनर्स। क्यों लेके जाएंगे? क्योंकि ये रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएटेड होता है। प्रॉफिट पे किसका हक होता है? पार्टनर्स का। दैट्स वाई ये पैसा कौन लेके जाएगा? पार्टनर्स। अगर कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगा तब। लेकिन यहां पे क्या हुआ, हमने फंड कितने का बनाया था? 10,000 का। बट हमारे एम्प्लॉय के साथ कैजुअलिटी हो गई जिसके लिए मुझे कितने पेमेंट करने पड़े? 6,000। तो अब कैजुअलिटी मतलब 6,000 तो आपने पेमेंट कर दिया, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, तो 10,000 एक्यूमुलेटेड रिजर्व था, लेकिन उसमें से 6,000 लाइबिलिटी चली गई, तो बचा कितना? 4,000 क्या होगा? एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स होगा। वो 4,000 किसके पास जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और ये 6,000 कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि लाइबिलिटी कहाँ पे जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट में। नहीं समझे? पक्का? इसका मतलब बेटा यहाँ पे 2 एंट्री पास होगा, रिगार्डिंग एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड द रिगार्डिंग कंपनसेशन रिजर्व के रिगार्डिंग जो लाइबिलिटी है। ठीक है, लाइबिलिटी कहाँ ट्रांसफ़र होगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। और कंपनसेशन रिजर्व कहाँ ट्रांसफ़र होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये अभी आज कल हम लोगों ने थोक के भाव में एंट्री पढ़ी थी, विदाउट एनी एडजस्टमेंट। कल मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं पढ़ाया। कल पर्पस क्या था? एंट्री पढ़ाना।
आज पर्पस क्या है? एडजस्टमेंट पढ़ाना। और ये एडजस्टमेंट समझ लिए तो रिजोल्यूशन में कुछ नहीं है, पूरी बुक पलट के देख लेना, चाहे वो DK गोयल साहब हों, चाहे वो TS करीवाल साहब हों, चाहे वो V वोशन साहब हों, चाहे वो कोई शर्मा साहब हों, व्हाटएवर जो भी लिखते हों, किसी की बुक में देख लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक, अब एंट्री पास करते हैं बेटा। फर्स्ट एंट्री, पहली एंट्री लाइबिलिटी के क्रिएशन पे होगी। ये जो लाइबिलिटी है 6000, जब लाइबिलिटी आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो बोलते जाइएगा लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? सर क्रेडिट बैलेंस। ट्रांसफ़र करेंगे तो सर डेबिट बैलेंस हो जाएगा, ट्रांसफ़र करेंगे तो सर डेबिट बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और डेबिट बैलेंस हो जाएगा तो एंट्री जो पास होगी, एंट्री पास होगी बेटा वर्क्स कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना लिखेंगे बेटा? 6, कितना लिखेंगे? 6000। क्लियर है यहाँ तक? अब किसकी एंट्री पास करेंगे बेटा? 4000 की एक्यूमुलेटेड रिजर्व की, वो किसको मिलेगा? पार्टनर्स को मिलेगा। तो सेकंड जो एंट्री हमारी होगी वो होगी हमारी, सेकंड जो एंट्री होगी, अब इसका बैलेंस कौन सा होता है बेटा? ये भी क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बन जाएगा? डेबिट बैलेंस। तो फिर देखेंगे आपको लिखना पड़ेगा वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दैट इज 4000। अगर आप देखें तो वर्क्समैन कंपनसेशन यहाँ डेबिट कितने से हुआ? 6, यहाँ डेबिट कितने से? 4। टोटल ट्रीटमेंट कितने का हो गया? और 10,000 अवेलेबल भी था। ठीक, तो पहले नोट भी करते चलें बेटा, फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल नोट कर लें, क्योंकि जब एक ही साथ नोट करते हैं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होता है। स्पीड में करेंगे बेटा। फर्स्ट एग्जांपल स्पीड में करेंगे। ये एंट्री पास कर लो पहले वाले बॉक्स की, एंट्री पास करते चलो यार, नालायक हो तुम। हो गया? सेकंड वाला करो।
ठीक। अब बेटा कभी कभी एक इंटरेस्ट की और ये बन सकती है, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि लाइबिलिटी आप ट्रांसफ़र करने के बाद पेड भी तो करते हो, ठीक। तो जब आप लाइबिलिटी को पेड करोगे तो आप क्या एंट्री करोगे? नहीं बोले आप लोग? हाँ वो तो मैंने लिख दिया है, देख के बोल सकते हो। ये देखो, तो अभी तो लाइबिलिटी पेमेंट करने की भी एंट्री तो होती है, ठीक। क्योंकि हमने पहले भी बताया कि अगर क्वेश्चन साइलेंट भी है तो भी लाइबिलिटी को पेमेंट करेंगे एट देयर बुक वैल्यू, पहले भी बोल चुके हैं। तो वर्क्समैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पहले ट्रांसफर किया फिर उसको क्या कर दिया बेटा? पेमेंट कर दिया। अच्छा अगर आप देखो तो क्या एंट्री हो रही है? रियलाइजेशन से कैंसिल आउट हो गया। अब फाइनली एंट्री क्या बची? वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, आ रही बात समझ में? तो कुछ नहीं, बस एक प्रोसेस होता है कि रियलाइजेशन के थ्रू जाना है, ठीक है। बाकी मतलब वही है सारी चीज़ों का, ठीक। हाँ जी, सेकंड में देखिए बेटा, वर्क्समैन कंपनसेशन 10,000 और यहाँ पे अगेंस्ट भी कितना है? 10,000। अब रुक जाना तुम लोग, कुछ लिखना नहीं। व्हेन liability arise against worksman compensation reserve, worksman compensation reserve इक्वल अमाउंट है, क्या लिख दिया ब्रैकेट्स में? इक्वल। अब बताइए बेटा, हमने रिजर्व कितने का बनाया था और लाइबिलिटी भी कितने की? मीन्स नहीं बोले, एक्यूमुलेटेड, थोड़ा और इधर से, मीन्स एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स क्या होगा? यही बात नहीं बोल पा रहे थे भाई। जितना रिजर्व बनाया था आपने बोला था, मैं कोशिश करूंगा कि अगला भारत रत्न आपको दिया जाए। अच्छा इसीलिए तो ठीक। तो मीन्स एक्यूमुलेटेड रिजर्व क्या होगा? नील होगा, बिकॉज जितना रिजर्व था उतनी लाइबिलिटी जनरेट हो गई है। तो अब अगर एक्यूमुलेटेड रिजर्व नील हो गया तो रिजर्व की एंट्री होगी नहीं, केवल किसकी होगी? लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र करने की। कहाँ पे? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो मैं बता दूं एंट्री क्या होगा। वर्क्समैन, नहीं समझ में आया क्या? वर्क्समैन कम नहीं, ऐसा मुंह बनाते हो तुम लोग ना, वो अलग की बात है, मुंह है तुम लोगों का ऐसा है। टू कहाँ चला जाएगा बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट में, दैट इज 10,000। ठीक। सेकंड रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब थोड़ा थोड़ा इसको फील करने की बात है, ये क्वेश्चंस ऐसे ही सारी चीज़ें चलती हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है। ये केवल एक जरिया वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व को लेने का, ठीक। पढ़े थे इसके पहले, ऐसे घंटा पढ़ेंगे। मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, फ्लो में निकल जाता है कभी यार, क्या बताएं। नालायक हैं आप लोग, नालायक हैं। क्या है? When liability arise against वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। अभी ये वाला रिप्लाई करना तुम बेटा, यस, ये मोर देन हो गया।
अब पहले तो मुझे तुम लोग बस इतना बता दो कि मीन्स क्या लिखना है। तो ठीक है, अपने पास से देना पड़ेगा तो वो ठीक है, लेकिन मीन्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना होगा? मीन्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 5000। वेरी गुड। यार क्या दिमाग लेके आए हो तुम लोग। आप रिजर्व ही 10,000 बनाए थे, रिजर्व कितना बनाए थे? तो वो रिजर्व ही डिस्ट्रीब्यूट करने का राइट है, रिजर्व को ही भाई रिजर्व किससे बनता है? आउट ऑफ प्रॉफिट। तो आप रिजर्व को, भाई हमने देखो एक्सपेक्टेशन कभी भी रियलिटी नहीं टच करता है। अब हमने सोचा था कि हमें हमारे एम्प्लॉय के साथ कैजुअलिटी होगा तो 10,000 की रिक्वायरमेंट होगी। अब मान लेते हैं एम्प्लॉय सीवियर इंजर्ड हो गया, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया, कोमा में चला गया, 10,000 से हो जाएगा? होगा तो मतलब 15,000 से भी नहीं। मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लो सपोज दैट तुमने 10 लाख का एस्टिमेट बनाया था, एम्स में चला गया, पीजीआई चला गया, कहीं चला गया, 15 लाख लग गए। क्या ऐसा केस नहीं हो सकता क्या लाइफ में? तो वो जो लाइबिलिटी है उसको तुम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बना दोगे। यहां पे सबसे पहली चीज कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नील होगी। ये चीज समझिए, ये चीज समझ में आया? तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नील हो गया, मतलब ये पूरा का पूरा 10,000 क्या हो गया? लाइबिलिटी हो गया। पूरा का पूरा 10,000 क्या हो गया? लाइबिलिटी। अब सुनो एंट्री क्या होगी, सुनते जाओ। मैंने कहा था ये लेवल 1 है, अभी लेवल 2 भी और लेवल 3 भी है, ये लेवल 1 है। हाँ, लेकिन ये गारंटी है बेटा, इसको करने के बाद फिर तुम्हें डाउट भी नहीं होगा। ये 5 केसेस के बाद कोई डाउट नहीं होता। फिर भी अगर है तो फिर आप जो है बिहार के तेजस्वी यादव हैं, आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, उसको फ्लो में निकल गया फिर यार। व्यक्तिगत तौर से मैं इस पे माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, राजनीतिक टिप्पणी पे। चलो आ जाओ भाई 1। तो पहले तो बेटा यहाँ पे 10,000 जो है वो प्रॉपर लाइबिलिटी, उसको कहाँ ट्रांसफर करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। अब तुम लोग बोलना बंद कर दिए, मुझे अच्छा लग रहा है। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, अरे रिजर्व भी तो लिखना है। टू कितना? जितना बैलेंस शीट में वहीं आप ट्रांसफर करेंगे, उससे ज़्यादा ट्रांसफर नहीं करेंगे। अब पेड ऑफ करना है, पेड ऑफ करना है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक तो हमें मालूम है, अमाउंट आप बता दो। जो बता दिया उसके 1 करोड़ हो गया, दर्द हो रहा है यार। हाँ। हमें रुको यार, एम्प्लॉय इंसर्ट हो गया है, प्रोविज़न कहाँ है? लॉकडाउन में यार वेट बढ़ गया है। कितना होगा? तेरा कितना होगा? तेरा कितना? कैसर नन ऑफ कुछ नहीं। अच्छा तो लाइबिलिटी कितना दे रहा है? तो आंसर क्या होगा? 15,000। लेकिन इसमें 5,000 जो है वो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के नाम से जाएगा। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी
और अनरिकॉर्डेड एसेट है, बुकलेट में है। ठीक है, समझते जाइए समझते जाइए। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का मतलब ऐसी लाइबिलिटी जो हमारे बैलेंस शीट में प्रेजेंट ना हो, फिर भी हमें उसको पेड ऑफ करना है, तो वो क्या होगा, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की भी एंट्री यही होती है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की केवल पेमेंट की एंट्री होती है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रिमार्क में, when unrecorded liability paid off। अब बेटा अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड ऑफ है तो कभी भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते, पहले तो डायरेक्ट पेड ऑफ करते हैं। ट्रांसफर उन्हीं चीजों को करते हैं जो बैलेंस शीट में क्या है, प्रेजेंट है। जो लाइबिलिटी, जो एसेट बैलेंस शीट में प्रेजेंट है उसे ही ट्रांसफर करते हैं। अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी तो डायरेक्ट उसको क्या कर देंगे, पेड ऑफ कर देंगे। पेड ऑफ करने की भी एंट्री यही होती है बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। टू क्या हो जाएगा, बैंक। ठीक, अब यहां पे मैंने डायरेक्ट 15,000 दिखा दिया है। आप चाहें तो पहले इसके पेमेंट की कितनी एंट्री कर सकते हैं, 10,000 बोलो भैया। फिर थर्ड एंट्री आप करें किसकी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की। फिर उसकी एंट्री क्या पास करें, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, बैंक। कितने से, 5,000। क्यों भाई, क्योंकि 10,000 तो लाइबिलिटी था ही, 5,000 ही तो अनरिकॉर्डेड है। तो अनरिकॉर्डेड, अच्छा दोनों देखो सेम है क्या, रियलाइजेशन यहाँ भी डेबिट, रियलाइजेशन बैंक और बैंक है सेम, तो इसीलिए बेटा डायरेक्ट यहाँ पे कितना लिख दिया था हमने। लेकिन तुमको मालूम होना चाहिए कि इस 15,000 में 5,000 क्या है, बस ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये कहानी आपको समझाई। आई बात समझ में, पक्का। क्वेश्चन नंबर 5 में तब रिप्लाई कर दीजिए। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व कुछ बनाया ही नहीं था, फिर भी हमारी लाइबिलिटी जनरेट हो गई कितनी, क्या होगा, रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, पेड ऑफ करना पड़ेगा। किस नाम से, एग्जैक्टली राइट, अनरिकॉर्डेड। जो लाइबिलिटी है भी नहीं बैलेंस शीट में, प्रेजेंट नहीं है, बट पेड। आप नहीं रिप्लाई कर रहे हैं, हमें डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछे ना, आ रहा है पक्का भाई। जो चीज़ हमारे बैलेंस शीट में प्रेजेंट नहीं है फिर भी हमें उसे क्या करना पड़े, रिकॉर्ड करना पड़े, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। ठीक है, जैसे कि इस धरती पे जितने ह्यूमन हैं उन सब के रिकॉर्ड्स हैं, किसके रिकॉर्ड्स नहीं है, भगवान के। भगवान है धरती पे लेकिन उसके रिकॉर्ड्स किसी के पास नहीं है, तो वो अनरिकॉर्डेड हो गया। वैसे ही प्रेजेंट जो चीज़ें प्रेजेंट नहीं है वो क्या होगा, अनरिकॉर्डेड होगा, और उसको डायरेक्ट क्या करेंगे, पेड ऑफ करेंगे। तो ये बेटा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, बिकॉज वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व है, नील है, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को अगर डायरेक्ट आप पेमेंट करते हैं तो एंट्री क्या बनेगी बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना बेटा, 10,000। ठीक, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि when अनरिकॉर्डेड, देखते हैं तुम्हारा दिमाग कितना चलता है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड बाय पार्टनर्स। हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। क्या एंट्री होगी, अकाउंट डेबिट टू, गुड, यस नालायक है भाई। पार्टनर दे रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो आएगा ही आएगा।
हाँ, रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे, लेकिन पेड ऑफ किसके थ्रू करेंगे? रियलाइजेशन के थ्रू ही करेंगे। सेम वही चीज़ है, सेम वही चीज़ है। बोलो भैया, कहाँ तक कॉपी किए थे? थर्ड करना है ना? करो। थोड़ा जल्दी करियो। अब लेवल 2 पे आते हैं। आई होप लेवल 1 आपने अच्छे से कर लिया, ठीक है। फटाफट से लेवल 2 पे आते हैं, 10 मिनट्स लगेंगे। इसको अच्छे से फेयर बनाइएगा ताकि एग्जामिनेशन में आप रिवीजन कर पाएँ इसका। अब जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे, अब जाएंगे आज की क्लास के बाद, तब होना स्टार्ट होगा। चिल्लाने की हैबिट ही छूट गई है यार। 12 घंटे पढ़ाने वाला जो जुनून था, ठंडा पड़ गया यार। अच्छा, तुम लोगों को बताया था ना सिविल लाइंस ब्रांच के बारे में, ले लिया है। कितना सही समय पे बंद कर दिया था उसको, बताया था ना तुम लोगों को? नहीं बताया? बताया था बच्चों को हमने। आप नहीं आते थे उस टाइम पे। पूरी प्लानिंग थी उस वहाँ पे। इस बार यहाँ तो बंद ही करना था 11 12। आप लोग आते घूमते टहलते हैं हॉट स्टफ चौराहे से। क्यों लिए थे? हम IMS के ठीक बगल में, कॉफ़ी मशीन के ऊपर। हैं? मेरे सर घर के बगल में। ये लो, ये आपके घर के बगल में। लेकिन सिविल लाइंस की हवाओं में कुछ अलग ही खुशबू है ना। चलें भाई? 4 जी जो हुकुम मेरे आका। फिफ्थ वाले में लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे? लिखिए मेरे साथ।
इसमें से रियलाइजेशन अकाउंट से 15,000 की जब बैंक से 10,000 उसमें था तो सर 10,000 बैंक के और जब पार्टनर्स कैपिटल से 5,000 नहीं बेटा, अभी हम आएंगे फर्म डेट पे, पर्सनल डेट पे, उस पर बात करेंगे। रुक जाओ, धीरे धीरे, जैसे हौले हौले से हवा लगती है वैसे ही तुमको हौले हौले से आना चाहिए। बहुत टाइम लगा देते हो यार कॉपी करने में तुम लोग। यही क्लास मुझे केवल पढ़ाना होता तो मैं आधे घंटे में निपटा दिया होता इसको। अभी टाइम देखोगे 52 मिनट्स, 22 मिनट्स ज़्यादा है। ठीक, चलो एक लेवल 2 का क्वेश्चन एक बता दें यार थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा टाइम। अब लिखो बेटा अगला लेवल 2। ठीक, लेवल 2 में एक बैलेंस शीट है, अमाउंट, एसेट, अमाउंट, लायबिलिटी, बैलेंस शीट। ठीक, बना सकते हो यार। स्टॉक 75,000, थोड़ा देर, एक काम करो 4 लाख कर दो यार, छोटी मोटी रकम लेने का क्या मतलब। लिखो एडिशनल इंफॉर्मेशन का पॉइंट नंबर 1, ए नेम है पार्टनर का। ए टुक 50% of the stock at a discount of 20% and remaining stock was sold at a profit of 30% on cost। ये लेवल 2 के क्वेश्चंस जो एसेट से रिलेटेड है। ठीक, आज मुझे उम्मीद थी कि लेवल 2 हो जाएगा, रहने दो यार बहुत टाइम हो गया, इसको कल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन से होगा नहीं कुछ, एक क्वेश्चंस बताने में, यही क्वेश्चंस बताने में करीब एटलीस्ट हाफ एन आवर चला जाएगा। तो आगे क्लास है ना, क्लास होती तो मैं कंटिन्यू कर लेता। तो इसको कल से स्टार्ट करते हैं लेवल 2। ठीक है।